नमस्कार। हम अपने चारों ओर देखें तो सब कुछ ही तो चल रहा है। पक्षी, गाड़ियां। हाँ, हमारी नसों में खून भी, एटम्स भी, गैलेक्सीज भी सब मोशन में है। बिल्कुल। पर ये मोशन क्या हमेशा वैसा ही होता है जैसा हमें लगता है? जैसे चलती हुई बस में बैठे हों तो बाहर के पेड़ पीछे जाते क्यों लगते हैं? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। ये सब देखने के नजरिए का खेल है, मतलब रेफरेंस पॉइंट का। मोशन को समझने के लिए एक ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मोशन असल में रिलेटिव है। मतलब एक के लिए जो चीज चल रही है, हो सकता है दूसरे के लिए वो रुकी हुई हो। जैसे वो बस वाला एग्जाम्पल है ना, बस में बैठे इंसान के लिए पेड़ पीछे जा रहे हैं। और सड़क पर खड़े इंसान के लिए, उसके लिए तो बस आगे जा रही है, पेड़ वहीं है। सही। तो आज का हमारा मकसद यही है, मोशन के जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनको समझना। और ये देखेंगे कि ये सब हमारी डे टू डे लाइफ से कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं कि मोशन को नापते कैसे हैं। यहीं पर शायद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। एग्जैक्टली यहीं से शुरुआत होती है और लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। देखो, डिस्टेंस का मतलब है तय की गई कुल पाथ लेंथ। कुल पाथ लेंथ मतलब पूरा रास्ता जो तय किया। मान लो कोई पॉइंट ओ से चलना शुरू करे, ए तक जाए 60 किलोमीटर, ठीक है। फिर ए से मुड़कर वापस सी पॉइंट तक आए जो ओ से 25 किलोमीटर पर है। अच्छा, ओ से ए 60, फिर ए से सी कितना हुआ? वो 60 25 इज इक्वल टू 35 किलोमीटर। हाँ, ए से सी हुआ 35 किलोमीटर, तो कुल डिस्टेंस कितना हुआ? 60 किलोमीटर जाने का प्लस 35 किलोमीटर वापस आने का। 95 किलोमीटर। राइट, 95 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब? सिर्फ वैल्यू। हाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो इससे अलग कैसे है? डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी, मतलब एक सीधी रेखा। अच्छा, शॉर्टेस्ट दूरी। तो उसी एग्जाम्पल में ओ से चले थे, सी पे रुके। हाँ, तो इनिशियल पोजीशन ओ, फाइनल पोजीशन सी। हाँ। इनके बीच सीधी दूरी कितनी थी? ओ से सी तो 25 किलोमीटर था। बस, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 25 किलोमीटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी। हाँ, बिल्कुल। ओ से सी की तरफ 25 किलोमीटर। डायरेक्शन बताना जरूरी है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस तो हो पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। सोचो कब होगा? हाँ, जब वापस वहीं आ जाए जहां से शुरू किया था। परफेक्ट। जैसे ओ से ए गए 60 किलोमीटर, हाँ। और फिर ए से वापस ओ पर आ गए, तो डिस्टेंस हुआ 60 जाने का 60 आने का 120 किलोमीटर। हाँ, डिस्टेंस 120 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट ओ, फाइनल पॉइंट भी ओ, यस। तो शॉर्टेस्ट दूरी 0। एग्जैक्टली, डिस्प्लेसमेंट 0। अरे हाँ, उषा वाला स्विमिंग का एग्जाम्पल था ना। 90 मीटर लंबे पूल में एक एंड से दूसरे एंड गई, फिर वापस आ गई 1 मिनट में। हाँ, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 90 जाने का 90 आने का 180 मीटर। और टाइम लगा 60 सेकंड। तो एवरेज स्पीड क्या हुई? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। 180 मीटर 60 सेकंड्स, 3 ms। राइट। पर डिस्प्लेसमेंट, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट 0 और इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी 0। बिल्कुल, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। वाओ, ये क्लियर हुआ। स्पीड 3 ms थी पर वेलोसिटी 0। और एक बात और, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी तय किए गए डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, ये तो है। या तो बराबर होगा। हाँ, जैसे ओ से ए तक गए तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर था और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 60 किलोमीटर था। या फिर कम होगा, जैसे ओ से ए जाकर सी तक आने वाले केस में डिस्टेंस 95 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर, ज्यादा कभी नहीं। सही। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर। अब बात करते हैं कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, स्पीड और वेलोसिटी के। हाँ, स्पीड सीधी सी बात है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। कितनी दूरी कितने समय में तय की। इसकी ऐसा यूनिट मीटर्स पर सेकंड है ना? और ये स्केलर है। हाँ, स्केलर, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। और हाँ, यूनिट ms। और जब स्पीड बदलती रहती है, जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए, उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। हाँ, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऐसे में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके।
गाड़ियों का ओडोमीटर देखा है? हाँ, वो तो डिस्टेंस बताता है। बिल्कुल। तो फिर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है स्पीड पर डायरेक्शन के साथ, या कह लो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, तो ये डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी है। इसकी यूनिट भी ms? हाँ, ऐसा यूनिट ms ही है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मतलब वेलोसिटी बदलने के लिए या तो स्पीड बदलनी होगी या डायरेक्शन, या दोनों। कोई भी एक बदले या दोनों बदले, वेलोसिटी बदल जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी वो कैसे निकालते हैं? वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। ओके, तो मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना सीधी रेखा में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, और नॉन यूनिफॉर्म भी, जब वेलोसिटी बदल रही हो, जैसे वो भीड़ वाली सड़क पर कार। सही, और जब वेलोसिटी बदलती है तब क्या होता है? तब आता है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किस दर से बदल रही है। इसका फॉर्मूला था शायद a बराबर v माइनस यू बटा t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बिल्कुल सही, a बराबर v माइनस यू बटा t, और इसकी ऐसा यूनिट है ms स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी ms का चेंज है पर यूनिट टाइम s। और ये भी वेक्टर है। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर है तो उसका चेंज यानी एक्सेलरेशन वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन जरूरी है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। हाँ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी घट रही है। नेगेटिव को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं, है ना? एग्जैक्टली, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल हो रहा है, जैसे कोई चीज ऊपर से गिरे, फ्री फॉल, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करे तो। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज अनइक्वल है। हाँ, जैसे कार चलाते वक्त कभी तेज एक्सेलरेट करते हैं, कभी कम। राहुल के बाइसिकल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। वो रुका हुआ था, u इक्वल्स टू 0, फिर 30 सेकेंड्स में 6 ms की वेलोसिटी v इक्वल्स टू 6 पा लेता है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0, 30। 630, 1/5 यानी 0.2 ms स्क्वायर। पॉजिटिव है, मतलब स्पीड बढ़ी। हाँ, फिर वो ब्रेक लगाता है। वेलोसिटी 6 ms अब ये u हो गया से घटकर 5 सेकेंड्स में 4 ms ये v हो जाती है। तो अब एक्सेलरेशन हुआ a इज इक्वल्स टू 465 यानी -25 माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव आया मतलब रिटार्डेशन। बिल्कुल। ये सब तो ठीक है, पर एक और केस था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चलता है। कांस्टेंट स्पीड? तो फिर इसमें एक्सेलरेशन कैसे हुआ? स्पीड तो बदल नहीं रही। यही तो मजेदार बात है। स्पीड कांस्टेंट है, पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी, उसमें तो डायरेक्शन भी होती है। सर्कल में तो डायरेक्शन, अरे हाँ, वो तो हर पल बदल रही है। एग्जैक्टली, सर्कल में घूमते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रही है, भले ही स्पीड कांस्टेंट हो। और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन है। बिल्कुल, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमाल है, मतलब कांस्टेंट स्पीड पर भी एक्सेलरेशन हो सकता है अगर डायरेक्शन बदल रही हो। हाँ, सोचो, एथलीट रेक्टेंगुलर ट्रैक पर दौड़े तो 4 कोने पर डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। हाँ, हेक्सागोनल ट्रैक पर 6 बार, ऑक्टेगोनल पर 8 बार। जैसे जैसे ट्रैक गोल होता जाएगा, डायरेक्शन बदलने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और सर्कल में तो कंटिन्यूअसली बदल रही है। हाँ, वो पत्थर को धागे से घुमाने वाला एग्जाम्पल याद है? छोड़ते ही पत्थर किधर जाता है? वो तो सीधा जाता है सर्कल के टेंजेंट पर। हाँ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये दिखाता है कि उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन वही थी। हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है। ये तो सब जुड़ गया। अब तो रैप अप करें तो हमने देखा कि मोशन रिलेटिव है। हाँ, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हाँ, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, स्केलर वर्सेस वेक्टर, टोटल पाथ वर्सेस शॉर्टेस्ट पाथ। वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी में स्केलर वर्सेस वेक्टर, डायरेक्शन का रोल। हाँ, फिर एक्सेलरेशन देखा, जो वेलोसिटी का चेंज है, स्पीड का नहीं। डायरेक्शन बदलने से भी एक्सेलरेशन होता है। और आखिर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड होते हुए भी एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि डायरेक्शन बदलती है। इससे एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या?
अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमना एक्सेलरेशन है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, तो हम सब जो पृथ्वी पर हैं, हाँ, और पृथ्वी वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, हाँ, करीब करीब सर्कुलर पाथ में, हाँ। तो क्या हम सब भी कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हो रहे हैं, भले ही हमें महसूस ना हो? अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इस पर सोचना पड़ेगा।